अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महानूर, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले आइए एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्रांचेस, जिसमें से फोर्थ लेक्चर में हमने 6, 7 एंड 8 ब्रांच को स्टडी किया। 6th है हमारे पास जेनेटिक्स। हमने जेनेटिक्स में से पहले जीन वर्ड को समझा। हमने कहा जीन एक फंक्शनल यूनिट है जिसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी खास प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने के लिए, तैयार करवाने के लिए, ताकि वो खास किस्म की प्रोटीन हमारी बॉडी में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करवाए। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करवाने के लिए। ठीक, तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन के अंदर दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट ये कि द स्टडी ऑफ जीन्स, वो हमें उसमें से जीन वर्ड का वर्ड समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। सेकंड पार्ट ये कहते हैं देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी जीन का किरदार इनहेरिटेंस के अंदर। फिर हमने इनहेरिटेंस का मतलब समझा। हमने कहा उसका क्या मतलब है। इनहेरिटेंस का मतलब है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक की पीछे बात करके आए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जीन्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होना, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस में डिफरेंशिएट करने के लिए अक्सर आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। तो आपने डेफिनेशन इस तरह से लिखनी होगी, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स and the transmission of characteristics from one generation to another and from parents to offspring is known as inheritance। 7th हमारे पास जो ब्रांच थी वो थी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में से हमने पहले लॉजी वर्ड का मीनिंग तो हमें पता है, थॉट एंड रीजनिंग। एम्ब्रियो वर्ड को सीखा। हमने कहा एम्ब्रियो ऐसी चीज है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पूरा तैयार हो जाता है, एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक छोटा सा सीड जो होता है उसके अंदर छोटा सा पौधा होता है, बहुत मामूली छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। जब हम उस सीड को पौधे के अंदर बोते हैं जमीन के अंदर मट्टी में, तो उस पौधे के उस बीज की मदद से और बीज के अंदर जो मौजूद छोटा सा नन्हा सा पौधा है उसकी मदद से एक पूरा पौधा बन जाता है, जिसको हम उस छोटे से नन्हे से पौधे को हम क्या कह रहे हैं, जो सीड के अंदर है उसे हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। इसी तरह बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है कि एक छोटा सा सेल है जिसकी एम्ब्रियो है, जिसकी मदद से एक पूरा उसके अंदर बार बार डिविजन्स होती हैं और एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना और एम्ब्रियो से फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बन जाना। बस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बन जाने तक की कहानी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर इसके बाद हमने 8th जो ब्रांच स्टडी की वो थी टेक्सोनॉमी। हमने कहा कि टेक्सोनॉमी में क्या स्टडी करने को आता है, हम ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखते हैं और फिर उनको कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये सारे काम जिस ब्रांच के अंदर आते हैं उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ये था आपका प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। आइए अब हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम अपनी आज की पहली जो ब्रांच स्टार्ट करेंगे उसका नंबर है ब्रांच नंबर 9। नेम है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी आपसे क्या कह रहे हैं, स्टडी अबाउट फॉसिल्स। ओके, यहां तक बात समझ आ गई। पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ये बात तो समझ आती है, लेकिन इसके अंदर से जो वर्ड फॉसिल है उसका मीनिंग अभी हमें नहीं पता। हमने ये जानना है अब, जिस तरह बाकी ब्रांचेस में भी हम मेन वर्ड को सीखते हैं तो खुद ब खुद हमें ब्रांच का मीनिंग समझ आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे हम जैसे ही फॉसिल्स का मीनिंग समझ लेंगे हमें समझ आ जाएगा कि व्हाट इज फॉसिल्स और व्हाट इज पैलेंटोलॉजी। क्लियर। तो फॉसिल्स क्या है, यहाँ भी लिखा है, आपकी बुक में भी लिखा है कि रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का जो बाकियात है, जो रिमेन्स है, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। क्या मतलब, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो नापैद हैं, जो अब पैदा नहीं होते, जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, जिसकी नस्ल अब नहीं बढ़ती, उसके जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, बाकियात मिलते हैं, बची कुची हड्डियां मिलती हैं, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या अगर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई कैट, कोई डॉग अगर डेथ हो और उसका हमें रिमेन मिले तो क्या हम उसे फॉसिल्स कहेंगे? नहीं,
हम उन्हें फॉसिल्स नहीं कहते, हम सिर्फ फॉसिल्स उन्हें कहते हैं जो जिसकी नस्ल ना चल रही हो, जो नापैद हो, जो एक्सटिंक्ट हो चुका हो, जो मिट चुका हो, जो इस दुनिया में अब पाया ना जाता हो, उसके रिमेन्स मिलना बाद में, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टडी अबाउट फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। और पैलेंटोलॉजी में जो हमने ये वर्ड फॉसिल पढ़ा है उसका क्या मतलब है? आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स हैं, बची कुचियां जो हमें हड्डियां मिलती हैं, उसको हम कह रहे हैं। अब इसमें से एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जिसको हम नापैद कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अब पैदा नहीं होते, जिसकी नस्ल अब नहीं चलती, जो हम मिट चुके हुए हैं इस दुनिया से, उनके बाकियात जब मिले उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी करने को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्लियर? अब हमारे पास है ब्रांच नंबर 10। मैं आपको ब्रांच नंबर 10 एंड 11 को कंपैरिजन में समझाऊंगी, इसलिए कि बहुत देर तक भी बच्चे ये बात नहीं समझ पाते कि क्या डिफरेंस है सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में। तो आपने जैसे नाम देख रहे हैं, आपके 10th ब्रांच का नाम है आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और 11th ब्रांच का आपके पास नेम है सोशल बायोलॉजी। तो यानी अब हमने इसमें से इन्वायरमेंट वर्ड का मीनिंग समझना है और सोसाइटी का वर्ड मीनिंग सोचना है। सोशल का मतलब क्या है? एक शख्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कह ले, उसके इर्द गिर्द क्या चीजें पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं उसका इन्वायरमेंट। क्लियर? यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम देखें कि उसके पास इर्द गिर्द और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या उसके इर्द गिर्द का बाकी का सराउंडिंग्स कैसी हैं, इर्द गिर्द कैसा है उसका, जस्ट इधर तक की बात को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब अगर कोई हम चेक करें कि उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए उस खास लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है, उसको हम उसका सोशल बिहेवियर कहते हैं। और इस सोशल बिहेवियर की वजह से क्या बनती हैं? सोसाइटीज। यानी एक इन्वायरमेंट में रहते हुए, खास किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हुए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है, वो कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, उसको हम उसका सोशल बिहेवियर कहते हैं। और इसी सोशल बिहेवियर की वजह से क्या बनती हैं? सोसाइटीज बनती हैं। ठीक? अगर किसी की जस्ट सराउंडिंग्स की बात करें तो इट मीन्स हम उसके सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करें, और अगर हम खाली इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। और अगर हम उसकी बिहेवियर की बात करें कि उस इन्वायरमेंट में रहते हुए उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, तो हम उसको सोशल बायोलॉजी कहेंगे। क्लियर? तो अब हम यहां से रीड करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप इतनी बात भी लिखें कि स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट, देन आप क्लियर करें। एक टिप आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए जरूरी नहीं होता कि बुक में एग्जैक्ट जिस तरह से लिखी है आप वैसी वर्ड टू वर्ड वो डेफिनेशन लिखें। आपको जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है, बेहतर तरीके से हुई है, उसको और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके लिखें। आप बताएं कि स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट, फिर आप बताएं कि इन्वायरमेंट क्या है। आपको भी समझाया कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स है, उसके इर्द गिर्द कितनी कौन कौन सी लिविंग, कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कौन सी लिविंग थिंग्स रहती हैं उसके इर्द गिर्द, वो उसका इन्वायरमेंट है। और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहते हुए अपना सोशल बिहेवियर शो करता है तो वो उसका बिहेवियर है, और उसकी वजह से सोसाइटीज बनती हैं। और इतनी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी। क्लियर? अगर हम जस्ट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अगर हम जस्ट इन्वायरमेंट के बारे में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पढ़ें, यानी उसके इंटरेक्शन पढ़ें, उसके बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसके इर्द गिर्द की ताल्लुक क्या है, उसके इर्द गिर्द के पास जो है वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इतनी उसकी सराउंडिंग्स के बारे में बात करें तो वो कौन सी ब्रांच कहलाएगी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और अगर हम सोशल बायोलॉजी किसके अंदर आएगी? स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अगर हम किसी एनिमल का या किसी लिविंग थिंग का सोशल बिहेवियर देखें तो वो किसके अंदर आ जाएगा? सोशल बायोलॉजी। आज की इस लेक्चर की लास्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट का वर्ड हमने सीखना है। पैरासाइट, लॉजी वर्ड का हमें मीनिंग पता है, बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है थॉट, रीजनिंग, सोचना, वजह तलाश करना, इन सब चीजों का मतलब है लॉजी यानी रीजनिंग। तो अब हमने क्या करना है? हमने कहा कि पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट पैरासाइट। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमें पता चल गया था, पहले वर्ड से समझ आ गया। अच्छा, स्टडी अबाउट फॉसिल्स, ओके, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ओके,
हमने फिर बाद में सीखा कि फॉसिल्स का मतलब क्या है। इसी तरह स्टडी अबाउट पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ओके, समझ आ गई। अब इसमें से पैरासाइट वर्ड का मीनिंग क्या है? पैरासाइट ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, किसी भी मेजबान के अंदर जाके रहता है। मेजबान यानी किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहता है, इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ नहीं गुजारता। किस लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर, पनाह लेने के लिए, खुराक के लिए वो किसी होस्ट के अंदर जाके रहता है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। क्या इतनी बात? नहीं, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहे, जिसको हम होस्ट कह रहे हैं। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जाके रहेगा उसको हम क्या कह रहे हैं? होस्ट। उस होस्ट के अंदर जाके रहे फूड और शेल्टर के लिए, और फिर इन रिटर्न बदले में उसको हार्म यानी नुकसान पहुंचा दे। ठीक, इतनी डेफिनेशन कहलाती है पैरासाइट्स की। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था जेनेटिक्स वाले के अंदर कि जीन जेनेटिक्स की डेफिनेशन और इनहेरिटेंस की डेफिनेशन में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, इसी तरह आपको पैरासाइटोलॉजी एंड पैरासाइट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करने को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब इसमें से पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव इन होस्ट फॉर फूड शेल्टर एंड इन रिटर्न, और बदले में उनको हार्म देम, उन्हें नुकसान पहुंचाए, इसको हम कहते हैं पैरासाइट्स। क्लियर? आज तक में हमने जितनी पढ़ी इस लेक्चर में, इस वीडियो में जितना हमने सीखा वो थी ब्रांच नंबर 9, 10, 11 एंड 12। 9th थी हमारे पास पैलेंटोलॉजी, स्टडी अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? नापैद, जो पैदा ना होते हों, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। उनके रिमेन्स को हम कहते हैं फॉसिल्स, और फॉसिल्स की स्टडी करने को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट, जैसे उसकी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ना, उसके इर्द गिर्द क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके बारे में पढ़ना हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और सोशल बायोलॉजी के अंदर क्या आता है? स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। उस खास इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो खास किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सोशल बिहेवियर शो कर रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटीज बनती हैं। इतनी स्टडी किसके अंदर आती है? सोशियो बायोलॉजी के अंदर। फिर हमने लास्ट पढ़ी अपनी 12th ब्रांच आज के लेक्चर के लिए पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर हमने कहा कि स्टडी अबाउट पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। अब इसमें से पैरासाइट का मतलब हमने सीखा, पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? जो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहता है फॉर फूड फॉर शेल्टर, खुराक के लिए, पनाह लेने के लिए, और इन रिटर्न हार्म देम, किसको नुकसान पहुंचाता है? जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस होस्ट के अंदर जाके वो रह रहा है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।